Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I will discuss about गैस्ट्रुलेशन। तो आज हम इस लेक्चर के थ्रू आपको ये बताने वाले हैं कि गैस्ट्रुलेशन किस तरह से होता है। इन गैस्ट्रुलेशन क्या है, तो भ्रूणीय विकास का सबसे अंतिम चरण है। यानी कि स्त्रियों के शरीर में जो भ्रूणीय विकास का जो अंतिम चरण है, यह भ्रूण पूरी तरह से बन जाता है। जिस स्टेज में जाके बनता है पूरी तरह से भ्रूण, हम उस स्टेज को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम आपको गैस्ट्रुलेशन बताए थे क्या है, और गैस्ट्रुलेशन के कुछ स्टेप्स भी आपको बताए थे। तो आज हम गैस्ट्रुलेशन के दूसरे स्टेप्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। यानी एमनियोटिक कैविटी का मतलब होता है एमनियोटिक गुहा, यानी एमनियोन के अंदर में जो खाली जगह होता है उसको कहते हैं। तो हमें ये जानना है कि पहले ये जानना है कि फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी का निर्माण कैसे होता है। ये सारे स्टेप्स आपको जो है गैस्ट्रुलेशन के अंतर्गत ही आता है। तो गैस्ट्रुलेशन का दूसरा स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। क्या है, तो इपीब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट आपको पता होगा, क्योंकि ब्लास्टुला हम आपको पढ़ाए हैं। और इसके पहले फर्स्ट स्टेप में आपको बताए थे कि इपीब्लास्ट और ये ट्रोफोब्लास्ट। कहते हैं कि इपीब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में जो खाली जगह है, यानी जो कैविटी है, खाली जगह, जो खाली स्पेस है ना, ब्लैंक स्पेस, जो खाली जगह बचा हुआ रहता है, उसी जगह को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इपीब्लास्ट जो एक भ्रूणीय कोशिका है, आपको बताए थे पहले। इपीब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट के बीच खाली स्थान को हम लोग एमनियोटिक गुहा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एमनियोटिक कैविटी कहेंगे, हिंदी में एमनियोटिक गुहा। गुहा मतलब कैविटी, खाली जगह, गड्ढा टाइप का। ठीक है, ओके। अब कहते हैं कुछ इंपोर्टेंट वर्ड हम लिखे हैं कि ट्रोफोब्लास्ट एमनियोजेनिक सेल में क्या करता है, बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ये ट्रोफोब्लास्ट था, ये आगे चल करके एक कोशिका बनाएगा, और उस कोशिका का नाम होगा एमनियोजेनिक सेल। क्यों? क्योंकि यही कोशिका तो बाद में बनाता है एमनियोन, क्योंकि एमनियोन वर्ड जो यूज हुआ है वो एमनियोजेनिक सेल से हुआ। तो ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण, ट्रोफोब्लास्ट बाद में एमनियोजेनिक सेल में बदल जाता है। ठीक है ना। अब इन दूसरे स्टेप्स को बढ़िया से डायग्राम में डील करते हैं। कहते हैं ये बाहर से पूरा जो देख रहे हैं, ये क्या है, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट है। ये बाहर की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कोशिका है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ये जो कोशिका है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, कोई शक नहीं है। अब कहते हैं ये बाहर वाला जो कोशिका वो ट्रोफोब्लास्ट है। अब कहते हैं यही ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, देखिए यहाँ पर है ना, ये बदल गया, किसमें बदल जाता है, छोटा छोटा जो कोशिका ऊपर में दिख रहा है, ये बदल गया किसमें, एमनियोजेनिक सेल में बदल गया। ठीक है ना। तो अब जब ट्रोफोब्लास्ट एमनियोजेनिक सेल में बदल जाता है, तो एमनियोजेनिक सेल और इपीब्लास्ट है ना, इपीब्लास्ट लंबा लंबा जो इस तरह से नीचे खड़ा है, देख लीजिए, मार्किंग कर रहे हैं इसको, है ना। ये सारे इपीब्लास्ट और एमनियोजेनिक सेल के बीच में जो कैविटी है, इसी कैविटी को हमने क्या कहा, एमनियोटिक कैविटी। ओके ओके। अब कहते हैं ये बाहर से जो लेयर है वो क्या, ट्रोफोब्लास्ट है। समझ में आ गया। अब हम तीसरे स्टेप को फॉलो करेंगे, जिसका नाम है बाह्य भ्रूणीय सिलोम का निर्माण। कहते हैं कि बाह्य भ्रूणीय सिलोम क्या है, तो कहते हैं बाह्य मने बाहर, भ्रूणीय मने भ्रूण के बाहर, सिलोम मने कैविटी या गड्ढा। तो कहते हैं बाह्य भ्रूणीय, भ्रूण के बाहर में जो गड्ढा दिखाई देगा, खाली जगह, उसको हम लोग बाह्य भ्रूणीय सिलोम कहते हैं। तो ये बनता कैसे है, ये भी स्टेप आपको गैस्ट्रुलेशन का ही है। तीसरा क्या है, समझिए। कहते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट बाह्य भ्रूणीय मेजोडर्म क्या करता है, बनाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बाह्य भ्रूणीय सिलोम को बनने से पहले बाह्य भ्रूणीय मेजोडर्म बनता है। ठीक है ना। अब बाह्य भ्रूणीय मेजोडर्म बनाता कौन है, तो ट्रोफोब्लास्ट। जितने भी हम लेक्चर दे रहे हैं शुरू से, सभी ऑब्जेक्टिव के लिए और थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ईजी लैंग्वेज में बताना संभव नहीं है, और इतना ईजी लैंग्वेज आपको बताया जा रहा है, तो आपके लिए काफ़ी काबिलियत तारीफ है। और हर एक एग्जाम को आप पूरी तरह से उसको ब्रेक तोड़ सकते हो, उखाड़ के फेंक सकते हो प्रश्न को। अब कहते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट बाह्य भ्रूणीय मेजोडर्म बनाता है। ठीक है ना। तो पहले बाह्य भ्रूणीय मेजोडर्म बनाता है ना। फिर यही बाह्य भ्रूणीय मेजोडर्म देखिए आगे चल के क्या करता है, तो ये दो स्तर में क्या करता है, बंट जाता है। क्या करता है, टूट जाता है, बंट जाता है, जिसे
सोमेटोप्लूरिक, क्या पढ़िएगा इसको, सोमेटोप्लूरिक, जिसे सोमेटोप्लूरिक एवं स्प्लेंक्चनोप्लूरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोमेटोप्लूरिक एवं स्प्लेंक्चनोप्लूरिक कहते हैं। तो आपको देखो याद नहीं रहे तो ऐसे याद कीजिएगा कि स्प्लेंको और सोमेटो, स्प्लेंको और सोमेटो ये दो है स्तर है जो बनता किसमें है, तो बायभ्रूणीय मेजोडर्म से बनता है। आगे देखिए, कहते हैं कि यही सोमेटो और स्प्लेंकोप्लूरिक आगे मिल करके क्या बनाता है, बायभ्रूणीय सीलोम। अब जाके बना बायभ्रूणीय सीलोम, समझ में आ गया। तो आप कहिएगा कि सोमेटो एवं स्प्लेंक्चनोप्लूरिक मिलकर बायभ्रूणीय सीलोम बनाता है। ओके ओके, तो ये तीसरा स्टेप हो गया आपका कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, चौथा। कहते हैं एमनियोन एवं कोरियोन का निर्माण, यानी कि गेस्टुलेशन का चौथा स्टेज है, उसका नाम है एमनियोन और कोरियोन का निर्माण। तो देखो सबसे बेसिक चीज हम आपको अभी बताते हैं कि एमनियोन कोरियोन है क्या। तो एमनियोन कोरियोन एक प्रकार का बायभ्रूणीय झिल्ली है, यानी स्त्री के शरीर में गर्भाशय में जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण के बाहर में जो झिल्ली दिखाई देती है वो झिल्ली का नाम एमनियोन और कोरियोन होता है। दो और होते हैं, दो और हम आगे बताएंगे, फिलहाल अभी ये दो जानिए कि एमनियोन कोरियन बायभ्रूणीय झिल्ली है और कुछ नहीं है। अब कहते हैं ये दोनों बनता कैसे, इस पर हम सवाल, ये दोनों है क्या, किसे कहते हैं, इसका सवाल नहीं चलेगा। यहाँ केवल बताएंगे कि एमनियोन कोरियोन कैसे बना है ना, क्या होता है, इसका कार्य क्या हो, तो आगे बताया जाएगा आपको टॉपिक में। तो एमनियोन एवं कोरियोन कैसे बनता है उसको देखिए। कहते हैं कोरियोन का निर्माण सोमेटोप्लूरिक से होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो दो लेयर आपने बनाया ऊपर में, तो कोरियोन का निर्माण किससे होता है, सोमेटोप्लूरिक से होता है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तथा एमनियोन का निर्माण किससे होता है, तो एमनियोजेनिक सेल से। यहाँ देखिए यही एमनियोजेनिक सेल है ना, ये ऊपर वाला, यही जाकर के कोरियो एमनियोन बनाता है और कोरियोन बनाता है कौन, सोमेटोप्लूरिक बनाता है। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव लाइन है, आपको ध्यान दीजिएगा, जो जो अंडरलाइन हम करके बता रहे हैं। इस तरह स्कोपी में आपको हाईलाइट करते चले जाना। कहते हैं कि कुछ इंपोर्टेंट वर्ड लिखे हैं जिसको एमबीबीएस वर्ड कहते हैं। कहते हैं कोरियोन प्लेसेंटा का मुख्य भाग है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि प्लेसेंटा का सबसे प्रमुख भाग निम्न में से कौन है, तो कोरियोन है। कैसे कैसे कोरियोन है समझिए। कहते हैं कोरियोन एससीजी हार्मोन स्रावित करता है। एससीजी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इसका फुल फॉर्म है। कहते हैं एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है कि प्लेसेंटा से निकलता है, लेकिन प्लेसेंटा में कहाँ से निकलता है, तो कोरियोन से निकलता है। तो प्लेसेंटा का प्रमुख भाग कोरियोन है जो एक हार्मोन निकालता है, और यही हार्मोन गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के समय स्त्रियों को मदद करता है, उसके गर्भाशय को ढीला करता है या उसके गर्भाशय को पूरी तरह से सक्रियता प्रदान करता है। कौन, यही एससीजी हार्मोन। अब यही हार्मोन देखिएगा, जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट है या लगता है कि हाँ, यदि लगता है कि उसे कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो उसको उसके चेकअप के लिए देखिएगा एक मार्केट में किट आता है ना, प्रेगा न्यूज़ वगैरह बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि आता है। तो आप देखिएगा कि उस पर फर्स्ट यूरिन यानी मॉर्निंग में जो पहला पेशाब फर्स्ट यूरिन उस पर जब डालता है तो एक बॉर्डर लाइन होते हैं, ये बॉर्डर लाइन होते हैं रेड वाला, रेड लाइन को अगर पार कर गया तो कहता है ये प्रेग्नेंट है, और नहीं पार करता तो कहता है ये नॉन प्रेग्नेंट यानी निगेटिव है। तो कहने का मतलब ये वो कैसे करता है, तो कहते हैं उस यूरिन में यही हार्मोन होता है, और जब ये हार्मोन रहेगा तो उस लाइन को पार कर जाएगा, और अगर ये हार्मोन नहीं रहा तो लाइन को पार नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई स्त्री प्रेगनेंसी स्टेज में रहती है तभी एससीजी निकलते हैं उसके यूरिन में, अन्यथा उसके शरीर में एससीजी निकलता नहीं है। ओके ओके, तो आपको जो है इसके बारे में एक डायग्राम आपको बताएंगे। तीसरा चौथा जो स्टेप है उसको एक डायग्राम में डील करके आपको बताया जाएगा। वेट इट। ये है डायग्राम आपका,
जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको कॉपी में पेंसिल से काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आप इसको बनाइएगा, कहीं कोई शक इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट टाइम आपको डायग्राम बताया जाएगा।